वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 5th एंड 6 सितंबर के वो सारे करंट इवेंट्स जो रेलेवेंट हैं, जो बैंक्स के, एसएससी के, एनडीए, सीडीएस, आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट पीसीएस में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये उनको ध्यान में रख के क्यूरेट किया गया और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसको हाईलाइट किया गया है। आज वाले में देखो क्या क्या कवर किया गया है। 5 अगस्त आप सभी जानते हो टीचर्स डे होता है। वो है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग इंडिया आए हुए थे। बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे। ये मैंने टॉपिक इसमें लिख दिया है, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसमें देख लो, डिटेल में एकदम कवर किया हुआ है। फिर 10th इंडिया रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर ने रिलीज़ किया था। भूपेंद्र गुप्ता ये सीएमडी बन गए हैं एनएचपीसी के। जमाइका के जो प्राइम मिनिस्टर है एंड्रयू हॉलनेस, उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आई है, उसके बारे में करेंगे। देखो, हमारे देश में अगर स्पोर्ट्स से कोई रिटायर होता है, स्पेशली अगर क्रिकेट से है, वो जरूर पूछते हैं इंडिया को हो या बाहर का हो। अमित मिश्रा, शायद बहुत लोगों ने आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट एट वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, चेन्नई में, सॉरी तमिलनाडु में। फिर यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अंगीकार 2025 कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। और DPIIT, इसने MOU साइन किया ICICI बैंक और फाइजर के साथ। और जो लास्ट न्यूज़ कवर करेंगे उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, उसने SMBC कंपनी जो है जापान का, वो यस बैंक में आपका 25% शेयर बाई करना चाहता था, उसको उसने मंजूरी दे दी है। ये सारा चीज़ है। चलो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टीचर्स डे, ये फोटो देख लो, ये फोटो से ही समझ जाओगे टीचर्स डे किसके लिए मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 बार रहे थे, और भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हो भारत में 5 सितंबर हर साल मनाया जाता है टीचर्स डे। कहते हैं ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, इनके बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं। इनको टीचर्स प्रेसिडेंट भी बोलते थे, स्कॉलर थे। कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने इनको अप्रोच किया था और कहा था कि हम आपके जन्मदिन को ना धूमधाम से मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सजेशन दिया था कि आप ना इसको टीचर्स डे के रूप में मनाओ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को मान गया और 1962 के बाद से भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। 5 सितंबर क्यों? क्योंकि इसी दिन 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था तिरुतानी, तमिलनाडु में, ठीक है। इसलिए मनाया जाता है टीचर्स डे। देखो टीचर्स डे पे ना भारत सरकार क्या कहता है, नेशनल टीचर्स अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। टीचर्स डे के दिन प्रेसिडेंट, यानी कि अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित होता है, उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे होते हैं, वो कभी पूछता उछता नहीं है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में, ये बहुत पढ़े लिखे थे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, आंध्रा यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चेयर में भी रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के सेटअप रहे, ये चेयरमैन थे 1948 में। और उसके बाद आपके देश में एजुकेशन पॉलिसी बना था, ठीक है। तो जो पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, उसके चेयरमैन कौन थे 1948 में? डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। इनकी फेमस किताब है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। ये जो है ना हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। ये सारी चीज इसमें याद रखना है। दूसरा जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10th इंडियन रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें रैंक किया गया है
भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपका रिलीज किया। कहाँ किया? न्यू दिल्ली में। और ये कब किया गया था? 4 सितंबर 2025 को। ठीक है, ये देखो है क्या, भारत सरकार चाहता है कि हमारे देश का जो एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, हायर का मतलब होता है ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। तो स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए? तो इसमें एक है ना कि उसके रैंकिंग करो ताकि आपस में कंपटीशन बढ़े और फिर ये अपना रैंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करें। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कैसे इनका रैंकिंग किया जाए, इसके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके आधार पे भारत में इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग होगा। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया था 2015 में। उस समय ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं था, उस समय ना HRD मिनिस्ट्री था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बाद में मोदी गवर्नमेंट के समय इसका नाम चेंज करके कर दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसने NRIF आपका रिलीज फ्रेमवर्क एक्सेप्ट किया। इसमें क्या करते हैं, भारत के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको 5 पैरामीटर पे ना पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक होता है टीचिंग क्वालिटी कैसा है, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है ना दूसरा आपके बारे में कैसा सोचता है, उससे भी पूछते हैं ये यूनिवर्सिटी कैसा है। अगर बाहर वाले आपको ज़्यादा रैंक देंगे तो फिर आपका रैंकिंग बढ़ जाता है, ये हर जगह होता है आपका। ठीक है, 5 पैरामीटर्स के आधार पे रैंकिंग की जाती है। पहला जो इंडियन रैंकिंग रिपोर्ट था वो रिलीज हुआ था 2016 में। ये देखो हर साल आता है, इसीलिए ये कौन सा था? 2025 वाला 10वां था, लगातार आता है। इसमें जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना उनको 15 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पिछले साल 2 नया कैटेगरी ऐड किया गया था, इस साल एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है। कैटेगरी क्या है? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसलिए एक थोड़ा सा ये याद रखना, पहला इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट किसने रिलीज किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। कहाँ पे किया? दिल्ली में। दूसरा याद रखिएगा, पहली बार कब रिलीज हुआ? 2016 में। 5 पैरामीटर बहुत कम चांस से पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा इस बार न्यू कैटेगरी किसको ऐड किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, 15 कैटेगरी बना दिया। तो हर कैटेगरी में ना इन्होंने टॉपर्स का नाम दिया है। लिस्ट बहुत लंबा है, 4-5 का दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक का ही याद कर लें तो काफ़ी रहेगा। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये देखो एक लिस्ट है। ठीक है, तो जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी है उसमें टॉप किसने किया? IIT रुड़की ने, लगातार 5वीं बार। IIT रुड़की में एक चीज़ और याद रखो, 1845 में ये बना था और ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था मॉडर्न। ठीक है, तो IIT रुड़की में ये भी याद रखिएगा, 1845 में बना था और ये एशिया का पहला मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसको भारत में बेस्ट माना गया है। लॉ, लॉ में किसको टॉप किया गया है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, लगातार 8वीं बार। डेंटल में एम्स दिल्ली, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओपन यूनिवर्सिटी में आपका इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें देखो क्या याद रखना है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ये अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। उमा कांजीवाल इग्नू की पहली विमेन वाइस चांसलर है, ये बहुत काम का है, इसको याद रखिएगा, उमा कांजीलाल। ठीक है, ये वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है। स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटीज में सिम्बियोसिस पुणे और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल में टॉप किसने किया है? IIT मद्रास ने।
ओवरऑल का मतलब होता है ना, जितने सारे जो 15 कैटेगरी 14 कैटेगरी है प्लस 15वां तो ओवरऑल है ना, तो फिर आपका जो ओवरऑल कैटेगरी होगा उसमें टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, ये लगातार 7वीं बार। इंजीनियरिंग में नो डाउट टॉप कौन किया है, आईआईटी मद्रास। सारे यूनिवर्सिटीज़ में सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और फार्मा में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। और कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप भारत के 10 कॉलेज है ना, उसमें से 6 कॉलेज आपके डीयू के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, हिंदू कॉलेज। ठीक है, ये आपका है कैटेगरी वाइज टॉपर 2025 में। फिर भूपेंद्र गुप्ता हैज assumed द चार्ज एज सीएमडी ऑफ एनएचपीसी। ये भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं। ठीक है, इन्होंने चार्ज संभाल लिया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ एनएचपीसी। इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ एनएचपीसी। भूपेंद्र गुप्ता काफ़ी है। थोड़ा सा एनएचपीसी के बारे में जान लो। इसको ना पहले कहते थे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट। और इसका मालिक जो था वो भारत सरकार था। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अंदर आता है ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी है। एनएचपीसी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2025 तक इसकी टोटल जो पावर कैपेसिटी थी वो 8247 मेगावाट थी। ये ना हाइड्रो पावर के साथ साथ सोलर पावर और विंड पावर में भी आपका बिजनेस करता है। एनएचपीसी कहता है कि भारत के 16.21% जो टोटल हाइडल जल विद्युत क्षमता है, उसका 16.21% जो है ना, उसमें एनएचपीसी का शेयर है। सबसे बड़ी कंपनी इसलिए अपने आप को कहता है एनएचपीसी हाइड्रो पावर में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फरीदाबाद, हरियाणा। भूपेंद्र गुप्ता याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद इसमें से कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट, जमाइका। इसके प्रेसिडेंट है एंड्रयू होलनेस। ये लगातार तीसरी बार इनकी पार्टी सत्ता में वापस आई है, यही है आपके एंड्रयू होलनेस। ठीक है, ही हैज वन द थर्ड टर्म। लगातार तीसरी बार इनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत के वापस सत्ता में आई है। देखो ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है ये लोग, पूछेगा ना, एंड्रयू होलनेस जो लगातार तीसरी बार पावर में वापस आए हैं जमैका में, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी का नाम पूछ लेगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा, एंड्रयू होलनेस जो अभी हाल में न्यूज़ में थे वो कौन है। ठीक है, तो इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका। ठीक है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, जमैका जो था वो ब्रिटेन के अंदर था, वहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे जैसा है। और उसकी भी जो संसद है, पार्लियामेंट, वो द्विसदनीय है, यानी कि बाई कैमरल है। जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अपने देश में लोकसभा है, और जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोलते हैं वो लोग, जैसे हमारे देश में राज्यसभा है। आप जानते हो राज्यसभा का चुनाव हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, तो सेनेट भी डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुने जाते सेनेट के मेंबर। तो फिर चुनाव किसका होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 63। इसमें से लेबर पार्टी को 34 सीट्स आ गए। ठीक है, मेजोरिटी आ गया उसके पास, तो अब वो सरकार बनाएगी। ठीक है, और देखो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जमाइका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका कार्यकाल कितना है। ठीक है, उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर्स। इसका मतलब सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो एंड्रयू होलनेस फिर अगले 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जमाइका का। ठीक है, तो स्टैटिक भी कर लें इसका, जमाइका ये एक आइलैंड कंट्री है ऑफ द वेस्ट इंडीज एंड इज लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। इसका कहाँ पे है, ये लोग कैरेबियन सी में लोकेटेड, ये आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, वेस्ट इंडीज। देखो आपको याद होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस वो इंडिया का रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन इंडिया के बजाय वो पहुंच गया आपका नॉर्थ अमेरिका की तरफ।
उसने आपका देखा था जमाइका आइलैंड को, और उसने कहा था ये सबसे सुंदर आइलैंड मुझे दिखा है। उसी ने खोज किया था, अगर ऐसा मानते हो तो ठीक है। और उसने कहा कि ये सारा एरिया जो है ना, वेस्ट इंडीज़ है, क्योंकि ये इंडीज़ है, इंडिया है लेकिन वेस्ट में है, इसलिए वेस्ट इंडीज़ है। जबकि आप जानते हो कि वो गलत था, वो इंडिया नहीं आया था, है ना। वो काम तो फिर समुद्री रास्ता किसने ढूंढा था? वास्को ड गामा ने ढूंढा था, पुर्तगाल वालों ने। ठीक है। आप लोग क्रिकेट के भी शौकीन होगे, और आप सुनते होगे वेस्ट इंडीज़ से मैच होता है। देखो, वेस्ट इंडीज़ कोई एक देश नहीं है, इसमें बहुत सारे देश हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ बन जाते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड में आप ढूंढो, वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई भी कंट्री आपको नहीं मिलेगा। उसी में एक जमैका है। आप सुनते होगे, मैच हुआ था कहाँ पे? किंगस्टन जमैका। किंगस्टन जमैका की राजधानी है। ठीक है। तो जमैका जो है वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, इंपेरियल सॉरी कॉलोनी था, और 1962 में ये आज़ाद हुआ था। लेकिन ये कॉमनवेल्थ का मेंबर है। बहुत सारे कंट्री ब्रिटेन से आज़ाद हो गए, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। हम लोग तो रिपब्लिक हैं। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा आदमी जो है, हेड ऑफ द स्टेट, वो प्रेसिडेंट होता है ना। हमने कहा कि ब्रिटेन के राजा महाराजा हमारा हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन जमैका आज भी ब्रिटेन का जो राजा महाराजा या रानी है, उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है, हेड ऑफ द स्टेट मानता है। ठीक है। और वहाँ एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है, जो ब्रिटेन का राजा, अभी किंग चार्ल्स है ना, वो अपॉइंट करता है। जो हमारे देश में जो भूमिका पहले इंडिपेंडेंस से पहले निभाता था ना, गवर्नर जनरल, वही काम वहाँ पे करता है, लेकिन रियल पावर उसके पास है नहीं। इसीलिए देखो, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? किंग चार्ल्स थ्री। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? किंग चार्ल्स थ्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है कौन है? एंड्रयू होलनेस। ठीक है। तो राजधानी हो गई किंगस्टन, करेंसी क्या हो गई? जमैकन डॉलर्स। किंगस्टन याद रखना। मैच देखते हो तो किंगस्टन जमैका में क्रिकेट मैच होता है, ये वही जमैका है। ठीक है। छोटा सा न्यूज़ था, अमित मिश्रा ये रिटायर हो गए फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपका रिटायर होगा, स्पेशली अगर क्रिकेट से, तो उसको ज़रूर याद करना, बहुत एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये लेग स्पिनर थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे इंडिया के लिए। बाद में कुछ आईपीएल मैच वगैरह भी खेला, सक्सेसफुल नहीं हुए। इन्होंने क्रिकेट से आपका रिटायरमेंट ले लिया। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, अमित मिश्रा जो अभी रिटायर हुए हैं वो किस खेल से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट। फिर सर्बानंद सोनोवाल inaugurated the green hydrogen pilot plant at VO चिदम्बरनार पोर्ट। सर्बानंद सोनोवाल कौन है भाई? ये यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। इनॉग्रेशन किया ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का। पायलट का मतलब होगा ना एक्सपेरिमेंटल होगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, जब आप यूज़ करते हो रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे पानी है, पानी H2O होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम उसके मॉलिक्यूल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। और उस हाइड्रोजन को फिर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जब कहते हैं ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा ना, वो आपका एक रिन्यूएबल सोर्स से होगा। या तो वो हाइडल से आ रहा होगा, या विंड पावर से आ रहा होगा, सोलर से आ रहा होगा। उस तरह से जो हाइड्रोजन आपका बनाया जाता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका इनाग्रेशन किया उन्होंने, कहाँ पे? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये कहाँ पे है आपका? तुतिकोरिन, तमिलनाडु में। ठीक है। तुतिकोरिन वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स है भारत का, वो अभी करते हैं। थोड़ा सा ध्यान के रखना, अगस्त का ही न्यूज़ था शुरुआत में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 1 मेगावाट का है, सबसे बड़ा। इसको कमीशन इन पोर्ट, याद रखना, जो बंदरगाह है, उसमें भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 1 मेगावाट का, वो कमीशन किया गया था कांडला में। कांडला गुजरात में है, और इसके पोर्ट का नाम जो है ना, वो दीनदयाल उपाध्याय है। ठीक है। तो वहाँ पे हुआ था अगस्त में। ये भी याद रखना, पोर्ट में सबसे बड़ा मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन कहाँ किया गया है? कांडला।
पूछेगा अभी रिसेंटली कहाँ पे एक हुआ था, तो वो तूतीकोरिन में हुआ था, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट में। जैसा क्वेश्चन का टिल्ट रहेगा उसके हिसाब से देखो हमारे आंसर बनेंगे। कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट, ये तो ठीक है। चिदम्बरम साहब कौन है? चिदम्बरम पिल्लई। अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनका नाम आएगा साउथ में। साउथ में एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। बहुत लोग कहते हैं भारत का पहला मास मूवमेंट जो था वो स्वदेशी मूवमेंट था आपका। उसमें यही था, अंग्रेजों का सामान का बाइकआउट करो, अपने बिजनेस को, इंडियन बिजनेस को बढ़ाओ। चिदम्बरम साहब ने क्या किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने, इन्होंने अपना एक स्टीम नेविगेशन कंपनी लॉन्च किया था तमिलनाडु में 1906 में। उन्हीं के नाम पे जो तूतीकोरिन पोर्ट था उसका नाम चेंज करके वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया था भारत सरकार ने। ठीक है, अब देखो ये स्टैटिक, ये आपको जानना चाहिए। भारत में पोर्ट्स जो है ना, बंदरगाह, वो प्राइवेट के पास हैं और सरकार के पास हैं। अब तो भारत सरकार अधिकतर ना प्राइवेट वाले को इनकरेज कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और अपना पोर्ट बनाओ। जैसे अदानी का पोर्ट वगैरह सब आप देखते हो, केरला में विजनम में आपका स्टार्ट हुआ था। अदानी का पोर्ट वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है इंडिया में। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में माना जाता है, बहुत अच्छा पोर्ट बनाते हैं ये लोग। पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो जब 12 मेजर पोर्ट्स की बात करते हैं ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गवर्नमेंट पोर्ट्स आते हैं। और गवर्नमेंट पोर्ट्स में भी कौन? भारत में ना पोर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जो भारत सरकार के पास होगा, ठीक है, तो भारत सरकार के पास जो होगा उसको कहलाएगा मेजर पोर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो होगा उसको मीडियम और माइनर पोर्ट्स बोला जाएगा। तो हम लोग, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है इससे। भारत में जो मेजर पोर्ट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक्चुअली वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तभी तो सर्बानंद सोनोवाल साहब वहाँ पे गए थे इनॉग्रेशन करने के लिए। हर पोर्ट को गवर्न करने के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी बनाया गया है। ठीक है, और ये इसको मैनेज करता है। इसमें क्या हुआ था, 2010 में जो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, अंडमान निकोबार में, उसको एक मेजर पोर्ट का स्टेटस दिया गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ट्रैफिक हो नहीं रहा था, इसीलिए भारत सरकार ने 2017 में इसको विड्रॉ कर लिया। तो एक समय आपके 13 हो गए थे, फिर अब घट के कितने हो गए? 12 हो गए। भारत का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड पोर्ट जो है वो वर्धमान में बन रहा है, महाराष्ट्र में। ये जब बन के आपका तैयार हो जाएगा तब ये भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा। तो अभी फिलहाल कितने हैं? 12। देखो, जो पोर्ट है ना उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। जब हम लोग ईस्टर्न की बात करते हैं, इसका मतलब जो वो स्टेट के पोर्ट्स जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के में स्थित है। नीचे से स्टार्ट करो। तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट जो है ना तमिलनाडु में पाया जाता है। एक है आपका चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, और चेन्नई पोर्ट आप जानते हो ना, चोला चेरा के समय से ये बहुत फेमस है। फिर एक है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जिसको पहले तूतीकोरिन पोर्ट बोलते थे। एक चीज़ याद रखना, भारत में सबसे सदर्न मोस्ट, है ना, साउथ में जो पोस्ट आपके हैं सदर्न मोस्ट, वो आपका तूतीकोरिन है या चिदम्बरनार। बिल्कुल देखिएगा, टिप पे श्रीलंका के पास है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछता है भारत के सबसे साउथ में कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है, तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है, जो पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। और एक पहले जाना जाता था एन्नौर पोर्ट, उसको कामराजर पोर्ट के नाम दे दिया गया। इसका मतलब 3 हैं, चेन्नई, चिदम्बरनार और कामराजर पोर्ट। 3 हो गए तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु में। और साउथ वाला ये याद रखना, चिदम्बरनार पोर्ट भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट है। फिर तमिलनाडु से ऊपर चले, आंध्रा, आंध्रा में है विशाखापट्टनम, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, जमीन के अंदर इसको रास्ता बना के समुद्र को लाया गया है। लैंड लॉक पोर्ट भी बोलते हैं इसको, नहीं, लैंड लॉक नहीं, सॉरी, इसको बेस्ड ऑन पोर्ट सिचुएटेड ऑन लैंड है, जमीन पे इसको बनाया गया है पानी को अंदर लाके। उड़ीसा, उड़ीसा में आपका पारादीप,
बंगाल में कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पहले इसको कोलकाता पोर्ट बोलते थे, अब इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये तो देखो ईस्टर्न साइड में हो गया। ईस्टर्न साइड में देखो कितने हो गए, 3 4 5 6, है ना। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में हमारा कौन सा है? अरेबियन सी है। यहाँ पे देखो नीचे है केरला। केरला का है कोचिन पोर्ट। कर्नाटका न्यू मैंगलोर पोर्ट। गोवा में मार्मुगाओ पोर्ट। गुजरात में दीनदयाल, जिसको पहले कांडला बोलते थे। महाराष्ट्र में 2 है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी या नवा सेवा। ये मुंबई में है आपका। और पुराना एक है मुंबई पोर्ट। इसका मतलब तमिलनाडु में 3, महाराष्ट्र में कितने हो गए? 2। 6 थे आपके ईस्टर्न साइड में और 6 ही आपके हैं कितने वेस्टर्न साइड में। टोटल पोर्ट्स कितने हो गए? 12। फिर मनोहर लाल लॉन्चेस अंगीकार 2025 कैंपेन। मनोहर लाल खट्टर जो आपके मिनिस्टर, ये पहले हरियाणा के सीएम थे। पता नहीं यूनियन मिनिस्टर होने के बाद खट्टर शब्द यूज नहीं करते, सिर्फ अपने आप को मनोहर लाल ही बोलते हैं ये, लेकिन वही हैं। ये मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने लॉन्च किया है अंगीकार 2025 कैंपेन। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये आज 5 तारीख को लॉन्च हुआ था। ये जो कैंपेन है ना, ये लॉन्च किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ठीक है, अब देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन, अर्बन मतलब शहर में आपका घर बनेगा, 2.0, ये आपका लॉन्च हुआ था। इसमें ये था ना कि 1 करोड़ घर बनेंगे। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 पहले जो लॉन्च हुआ था, उसमें जितना टारगेट था उसमें 20 लाख घर बचे हुए थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे। इसका मतलब दोनों मिला दें तो आपका हो गया 1 करोड़ 20 लाख घर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा गरीब लोगों के लिए। ठीक है, तो खट्टर साहब क्या कहते हैं कि जो टारगेट था 1.20 करोड़, उसमें से 94.1 लाख 11 लाख पक्का घर आपका बन चुका है। ठीक है, बचे हुए जो घर हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है जल्दी से जल्दी बन जाए। इसी के लिए उसने लॉन्च किया है अंगीकार कैंपेन। ये कैंपेन है बेसिकली। इसका उद्देश्य देखो क्या है, जो बाकी बचे हुए घर हैं उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, प्लस लोगों में भी ये जानकारी फैलाया जाए कि भाई आपके लिए भारत सरकार ने ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च किया है, आप भी आओ इस स्कीम का फ़ायदा उठाओ और अपना घर बनाओ, ताकि ये टारगेट आपका पूरा हो सके। हाउसिंग फॉर ऑल, सबको अपना घर होना चाहिए। एक तो देखो ये है। दूसरा ये है कि जब आप इस घर के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद लोन भी मिलता है आपको घर में, घर बनाने के लिए बैंक वगैरह से। इस पूरे प्रोसेस को क्या करना है आपका, जल्दी जल्दी पूरा करना, एक्सपेडाइट करना है। तो यही बेसिकली मकसद है, टारगेट पूरा करो, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करो, और जो पूरा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करो और फटाफट उसका काम शुरू करो। यही है अंगीकार कैंपेन। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक हो जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है 2.0, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 में। ठीक है, इसने रिप्लेस किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में और जो ख़त्म हो गया 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को ये ख़त्म होना था। उससे पहले ही भारत सरकार ने आपका लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन, ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY वो है ना, वो 5 ईयर्स का है इसका टेन्योर, यानी कि 5 ईयर्स, यानी कि क्या हो गया 2029 तक ना ये टारगेट आपके पूरे हो जाना चाहिए। तो इसमें आपका टारगेट था बेसिकली 1 करोड़ घर बनाने का। तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखो, जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगा उसमें ये हमेशा हैबिट बना लीजिए, ये कब लॉन्च किया गया, इसका टेन्योर क्या है और किस मिनिस्ट्री द्वारा इसको आपका इम्प्लीमेंट किया था। यही क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ तो जरूर जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल, इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा
1 करोड़ घर बनाने का, क्योंकि 20 लाख घर तो पीछे का है ना, उसमें आपका सैंक्शन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो 2.0 में 1 करोड़ घर के लिए इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है 10 लाख करोड़। ठीक है, इसमें से कुछ पैसा स्टेट देगा, कुछ पैसा मतलब सेंट्रल स्टेट देगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कुछ पैसा आपको खुद लगाना पड़ेगा और कुछ आपको लोन मिलेगा। ये तीनों चीज मिला के ना ये 10 लाख करोड़ हो रहा है। ठीक है, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, ये तीनों सरकार मिलकर कितने का इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे? 2.30 लाख करोड़। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, बाकी पैसा बाहर से जुगाड़ किया जाएगा। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, वो लोग एक बेनिफिशियरी को, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देंगे पर हाउस होल्ड। तो अब ये जो 2.5 लाख रुपए होगा, ये फिर बटेगा, कुछ पैसा सेंटर देगा, कुछ पैसा स्टेट या यूटी देगा। उसका फॉर्मूला उन्होंने फिक्स कर दिया। फॉर्मूला क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में रेशियो है 60 और 40 का। इसका मतलब 2.5 लाख में से जो बेनिफिशियरी को पैसा जाएगा, उसमें 60% जो पैसा होगा सेंटर का होगा और 40% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फिर गवर्नमेंट क्या कहता है? वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, तीन ही है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में ना ये रेशियो होगा 90:100, 90:10 सॉरी। इसका मतलब 2.5 लाख अगर किसी बेनिफिशियरी को मिलता है घर बनाने के लिए, 2.5 लाख में से 90% पैसा जो होगा सेंटर देगा और 10% दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर का सरकार देगा। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे कोई भी विधानसभा नहीं है, वहाँ पे भारत सरकार कहता है सारा का सारा पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। कभी कभी ना ये भी पूछ लेता है फंडिंग पैटर्न। ठीक है, फंडिंग पैटर्न थोड़ा सा इसको याद रखना, ये स्टैटिक है आपका। हेलो, एक न्यूज़ क्या आया था? DPIIT साइंस MOU विथ ICICI बैंक एंड फाइजर। बैंक ICICI जानते हैं, फाइजर एक दवाई बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस की। ठीक है, लेकिन उसका इंडिया में भी बिजनेस है, फाइजर इंडिया। सॉरी। ठीक है, DPIIT इसका फुल फॉर्म ये रखना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ये फॉर्मूला पहले फुल फॉर्म याद रखना। उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद ICICI बैंक एंड फाइजर टू प्रमोट स्टार्टअप इन इंडिया अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। उसका मेन मकसद क्या था? भारत में आपका एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। इसका मतलब भारत में बिजनेस के कल्चर को बढ़ाना। प्राइवेट सेक्टर, आप आओ, कहते हैं ना प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो बेस्ट होता है क्रिएटर। चाइना के जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, इसके पीछे प्राइवेट सेक्टर ही है वहाँ का, चाइना का। वही भारत सरकार चाहता है भारत में प्राइवेट सेक्टर आगे आए, अपना बिजनेस करे। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो 4 नौकरी और क्रिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना। तो बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको बहुत चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पैसे, मेंटरशिप होता है। मेंटोरशिप का मतलब होता है ना कोई आपको गाइड करे। यानी कि अगर मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो, सपोज करो किसका, फर्टिलाइजर बनाना चाहते हो एक नई तरह का, तो इसमें फर्टिलाइजर का कैसे काम होगा, नहीं होगा, बिजनेस कैसे बनाया जाएगा, कंपनी कैसे सेटअप होगी, फिर कैसे कैसे आपको क्या क्या इसमें बिजनेस में दिक्कतें होती है, आपको एक सही बंदा चाहिए जो आपको इसमें गाइड कर सके, उसको मेंटोर बोलते हैं। और फिर ना एक होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब ना कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तब आपको पता चलता है अच्छा ये गलत है, यहाँ पे गलती हो रही, इसको ठीक करो, ये ठीक करो। तो ये ना पूरा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम भारत में डेवलप हो रहा है, जिसमें स्टार्टअप को हेल्प इस तरह के किया जाए। इस और भारत में स्टार्टअप इंडिया जो है ना इनिशिएटिव, वो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी ना DPIIT है। उसने एग्रीमेंट साइन किया ICICI बैंक के साथ। इसमें क्या होगा? जो ICICI बैंक का जो मुंबई ऑफिस है,
वो स्टार्टअप को हेल्प करेगा, किसमें? बिजनेस डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट में और ऑपरेशनल स्केल अप में। ऑपरेशनल स्केल अप का मतलब होता है ना, छोटा सा आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब धीरे धीरे उसको ग्रो करना है, उसको कहते हैं ऑपरेशनल स्केल अप। ये हेल्प करेगा कौन? मुंबई ऑफिस। ठीक है। स्टार्टअप को भी ना 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली, ग्रोथ और मैच्योर। अर्ली हो गया, बिल्कुल उसने स्टार्ट किया, थोड़ा सा सक्सेस मिला तो अर्ली हो गया। अर्ली का मतलब उसके बाद वहां पे सक्सेस हो गया तो अब मैच्योर हो गया बिजनेस मॉडल, अब उसको धीरे धीरे बड़ा करो, उसको कहते हैं मैच्योर। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आपका हेल्प करेगा अर्ली और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप को, और मुंबई ब्रांच है जो आईसीआईसीआई का, वो हेल्प करेगा। ठीक है। तो जब आईसीआईसीआई बैंक आ गया तो फिर आपका स्टैटिक भी याद करना है। आईसीआईसीआई बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। उसका टैगलाइन है क्या? अभी हम है ना, ख्याल आपका। ठीक है। सेम काम आपका करेगा फाइजर। इसमें 14 जो मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, उनको भारत सरकार के तरफ से 60 रुपीज़ का ग्रांट मिलेगा, 60 लाख का। ये देखो, 60 लाख का ग्रांट मिलेगा। 18 मंथ का इंक्यूबेशन प्रोग्राम होगा, और इसमें इन स्टार्टअप्स को जो मेडिकल टेक्नोलॉजी फील्ड में है उसको हेल्प कौन करेगा? फाइजर। फाइजर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वो इन 14 स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा। ठीक है। जिसको आपका 60 लाख रुपीज तक का ग्रांट मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। ये फाइजर करेगा। और फाइजर, पहले ही बता दिया था, फाइजर बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसका इंडिया में आपका ब्रांच है, उसको फाइजर इंडिया भी बोलते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक, स्टार्टअप इंडिया, ये कब स्टार्ट हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। एम क्या है? भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना। लागू कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड सॉरी, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है। तो स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड है डीपी डबल आईटी के साथ, उनको टैक्स में छूट मिलता है, और डीपी डबल आईटी उनको हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग मेंटरशिप और अदर हेल्प्स। भारत में स्टार्टअप को कैसे डिफाइन किया गया है? पहला, ये एक प्राइवेट कंपनी होगा, या तो पार्टनरशिप फर्म होगा, या एलएलएम होगा, एलएलपी होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होगा, यानी कि वो प्राइवेट होगा, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या एलएलपी हो सकता है, यानी सरकारी कंपनी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वो कंपनी रजिस्टर्ड हुए होगा, और 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सॉरी, 10 साल से ज़्यादा एज का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि वो कंपनी रजिस्टर्ड हुए 10 ईयर्स क्रॉस नहीं होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, उसका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तो फिर हर कोई स्टार्टअप बन जाएगा? नहीं। उसको स्टार्टअप मानेगा भारत सरकार जो कहता है कि इन सब क्राइटेरिया के अलावा कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर रहे हो, सर्विस या प्रोसेस। जैसे मान लो क्या 10 मिनट में आपके घर में ग्रॉसरी पहुंच जाएगा, ये देखते हो ना, बिग बास्केट और वो सब इनोवेटिव है, स्टार्टअप है, उसको फंडिंग मिलेगा यहाँ से। ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन है आपका स्टार्टअप्स का भारत सरकार के हिसाब से, या डीपी डबल आईटी के हिसाब से। फिर सीसीआई अप्रूव्स एसएमबीसी स्टेक इन यस बैंक। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये जापान की है, परचेज ऑफ 24.99% स्टेक इन यस बैंक। ध्यान रखना, सुमितोमो मित्सुई बैंक जापान की, वो कितना शेयर बाई कर रहा है? 24.99। किसी एग्जाम में पूछ लेगा कितना शेयर बाई करने के लिए उसको अप्रूवल मिला है, 24.99। और बैंक कौन सा है? यस बैंक। ये अप्रूवल तब आया है जब आरबीआई ने उसको अपना अप्रूवल दे दिया था। ठीक है। सुमितोमो मित्सुई बैंक जो है उसका यस बैंक में पहले से ही 20% है, इसका मतलब 24.99 मिल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 44.99% आपका स्टेक हो जाएगा। ठीक है। और 51 क्रॉस करेगा तो समझ लो ये फॉरेन बैंक ही हो गया। देखो क्या है, यस बैंक, इसको बैंकिंग लाइसेंस मिला था 2004 में प्राइवेट बैंक के रूप में। यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ने काम करना शुरू किया था लगभग एक साथ।
ठीक है। यस बैंक के प्रमोटर थे राणा कपूर, और एक समय था ना जब यस बैंक का बहुत नाम था, लेकिन बाद में पता चला इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। 2020 में आपका 2019 में ही बोलो, यस बैंक में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया। हकीकत तो पता चल ही जाता है, यस बैंक डूबने लगा। तो आप जानते हो भारत में सरकार कोशिश करता है कि प्राइवेट कंपनी ना डूबे, इसीलिए आरबीआई ने तुरंत आपका एक रेस्क्यू पैकेज निकाला। उसने क्या किया, जो प्रशांत कुमार जो एसबीआई के थे, उसको तुरंत बना दिया एमडी यस बैंक की। और क्योंकि यस बैंक में पैसे की कमी थी, क्योंकि लोग पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे, कौन डूबते बैंक में पैसा लगाएगा, इसलिए आरबीआई ने क्या किया, उसने भारत में बैंक्स के कंसोर्टियम बनाया, ग्रुप बनाया, जिसका लीडर कौन था, एसबीआई। और इनको कहा गया आप यस बैंक में पैसा लगाओ। ये बैंक कौन थे, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, बंधन, फेडरल, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी और एक्सिस बैंक। देखो एसबीआई को छोड़ दें, सारे प्राइवेट बैंक्स है। इन्होंने यस बैंक में पैसे लगाए, इक्विटी शेयर्स खरीदे। ठीक है। यस बैंक अब बहुत हद तक संभल गया है, अब ये लोग उससे धीरे धीरे बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना कि उसने 20% शेयर बाय किया था यस बैंक में, सुमितोमो ने। एक्चुअली इसमें एसबीआई और ये सारे जो बैंक है ना, इन्होंने अपना अपना शेयर बेचा था इसको। तो इनसे ही शेयर खरीदकर सुमितोमो बैंक का 20% स्टेक आया था यस बैंक में। अब ये क्लियर नहीं है कि 24.99% जो स्टेक अभी बाय किया है, ये सारे 8 बैंक खुद अपना वाला देंगे या ये पब्लिक से भी कुछ खरीदेगा, डिटेल आने दीजिए। ठीक है। तो स्टैटिक में यस बैंक में अभी भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, एसबीआई। अब स्टेक अप्रूवल के बाद हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल कौन है, एसबीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसके डायरेक्टर कौन है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार। इनका अभी तुरंत एक्सटेंशन मिला था। और इसका टैगलाइन क्या है, लाइफ को बनाओ रिच। स्टैटिक देख लो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। इसका मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। पार्लियामेंट द्वारा पास लॉ के तहत अगर किसी बॉडी की स्थापना की जाती है, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए लॉ के द्वारा बनाए गए किसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, वैधानिक संस्था बोलेंगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी या वैधानिक संस्था है। तो पढ़ने का तरीका किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन है ना। इसका काम क्या है, इसको इसलिए बनाया गया है कि वो सारे प्रैक्टिसेस जो कंपनी इम्प्लॉय करते हैं, ताकि उनका मोनोपोली बना रहे और कंपटीशन ना आए, उसको रोकना। इसका काम क्या है, कंपटीशन को बढ़ावा देना, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, और इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। अब देखो क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डील है जिसमें यस बैंक में वो शेयर बाय कर रहा है, तो इससे भारत के बैंकिंग सिस्टम के कंपटीशन पे असर पड़ेगा। इसीलिए इसकी जांच पड़ताल कौन कर रहा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसकी मंजूरी मिल गई है ना, हाईकोर्ट से मिल जाएगी, तो फिर ये हो जाएगा। तो सीसीआई की चेयरमैन कौन है, मिसेस रवनीत कौर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ठीक है। चलो, अभी तक जो न्यूज़ देखा उस पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which new category of higher educational institution has been introduced in the India Ranking 2025 report released by the Ministry of Education, Government of India? कौन सा एक नया कैटेगरी आपका ऐड किया गया है 2025 इंडिया रिपोर्ट में? स्किल यूनिवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी, फार्मा, ओपन यूनिवर्सिटीज। आप जानते हो आंसर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको इस बार ऐड कर गया और टोटल अब कितने हो गए, 15 कैटेगरी में भारत के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया गया है। सेकंड, which higher educational institution has topped the India ranking 2025 in the overall category? 15 कैटेगरी है, उसमें एक ओवरऑल है, यानी सब मिला के। हिंदू कॉलेज, IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नन ऑफ दीज।
ठीक है, आप जानते हो आंसर क्या है, आईआईटी मद्रास। थर्ड, द Competition Commission of India has approved the proposal of the Sumitomo Mitsui Bank to buy 24.99% stake in which bank? किस बैंक में ये खरीदेंगे? कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, एसबीआई, यस बैंक, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? यस बैंक। ठीक है। हु इज भूपेंद्र गुप्ता हु वाज इन द न्यूज रिसेंटली? भूपेंद्र गुप्ता कौन है जो अभी न्यूज में थे? पहला ऑप्शन है, he has been appointed as the CMD of NTPC Limited, he has been appointed as the CMD of SAIL, he has been appointed as the CMD of NHPC, he has been appointed as the Indian ambassador to the United States of America, और पांचवा है आपका none of these। इसका आंसर क्या है? ये CMD अपॉइंट हुए हैं किसके? NHPC के। फिफ्थ, in September 2025, the Department for Promotion of Industry and International Trade DPIIT has signed an MOU with which bank to help startups under the Startup India Initiative? सितंबर मंथ है, क्योंकि ना मंथ देके क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग। तो DPIIT ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है टू हेल्प स्टार्टअप्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक। When did the Government of India launch the Startup India Initiative? 16 जुलाई 2015, बी 16 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2017, 26 जनवरी सितंबर 2016 और 1 जनवरी 2018। यहाँ पे आंसर क्या है? 16 जनवरी 2016। नेक्स्ट, Andrew Holness, who has been elected for a third term as Prime Minister of Jamaica, belongs to which political party? किस पार्टी के हैं एंड्रयू होलनेस? नेशनल पीपल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, जमाइका पीपल्स पार्टी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? लेबर पार्टी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमाइका? बारबाडोस, सेंट लूसियस, किंगस्टन, पोर्ट ऑफ स्पेन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है किंगस्टन, जमाइका, किंगस्टन सॉरी। नाइन्थ, अमित मिश्रा हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेड विच स्पोर्ट? किस खेल से बिलोंग करता है अमित मिश्रा? एक ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है आर्चरी, चौथा है क्रिकेट और पांचवा है नन ऑफ दीज। आंसर है क्रिकेट। 10th, Teacher Day is observed in India on 5th September every year to commemorate the birth anniversary of which leader? किस लीडर के बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए टीचर्स डे भारत में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Which ministry of the government of India has launched the Angikar 2025 campaign? एक ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नन ऑफ दीज। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर साहब ने लॉन्च किया इसको। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च्ड? सितंबर 2000, जुलाई 2021, सितंबर 2024, 1 अप्रैल 2025, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? सितंबर 2024। In which state is the major port V.O. Chidambarar situated? Chidambarar Port
कहाँ पे सिचुएटेड है? गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, नन ऑफ दीज। आंसर है तमिलनाडु। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू।